हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग फोरम आईएएस का लेवल 2 का है ना एसएफजी टेस्ट 9 का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का परिचय, ठीक है। दूसरा दिया है कि ब्रिटिश सरकार के साथ वार्ता करने में नरमपंथियों की क्षमता में गर्मपंथियों को विश्वास की कमी। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, है ना। ये 1909 से हम लोगों को देखने को मिलेगा सांप्रदायिकता का परिचय, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि ब्रिटिश सरकार के साथ वार्ता करने की नरमपंथियों की क्षमता में गर्मपंथियों के विश्वास की कमी, ये सही हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद का ऑप्शन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना। थर्ड है कि अरविंद घोष का नहीं बल्कि तिलक का बात चल रहा था, ठीक है। तिलक को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के साथ है ना वार्ता करने की नरमपंथियों की क्षमता में गर्मपंथियों का विश्वास की कमी। नरमपंथी क्या करते थे कि संवैधानिक तरीके से, है ना, संवैधानिक तरीके से अपने बातों को रखते थे, है ना। वो लोग माने तो भी ठीक, नहीं माने तो भी ठीक। बेसिकली ये लोग अंग्रेज़ों के न्याय व्यवस्था में विश्वास करते थे, ठीक है। लेकिन गर्मपंथी लोग वैसे नहीं थे, ये लोग उसमें विश्वास नहीं करते थे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है कि 19वीं सदी में के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन दिया है, संस्थापक दिया है, मिलान बोल रहा है कि कितने युग्म सुमेलित हैं। पहला जो संगठन दिया है कि इंडियन लीग दिया है, इंडियन लीग, है ना। इसका स्थापना की बात करें तो 1914 में हुआ था। इसका स्थापना 1908 में हुआ था, 1908 में हुआ था। यहाँ पे दिया है रास बिहारी बोस, गलत हो जाएगा। इसके संस्थापक कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष थे, है ना। रास बिहारी का नाम दिया। ऐसे ही यहाँ पे गलत दिया है। दूसरा दिया है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसका राधाकांत देव दिया है ना। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा है, इसका जो दिया है राधाकांत देव दिया हुआ है। और तीसरा जो दिया है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कि कोई भी नहीं होगा, है ना। बंग भाषिका का संस्थापना का बात करें तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, न कि राधाकांत देव के द्वारा। इसके द्वारा कौन सा किया गया था, याद पड़ रहा है आप लोगों को। इसके द्वारा स्थापना किया गया था धर्म सभा का, बंगाल में राजा राम मोहन राय का विरोध करने के लिए, है ना। ये 1830 में किया था, ठीक है। धर्म सभा का स्थापना किया था। और जो ये बंग भाषा प्रकाशिका सभा है ना, राजा राम मोहन राय थे। कब किए थे, तो इसका स्थापना है 1836 में किए थे, है ना। बाकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दिया हुआ, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1866 में की गई थी, है ना। इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट जो दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के संदर्भ में नरमपंथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरमपंथी के बारे में दिया हुआ, ठीक है।
पहला जो तो कह रहा है कि आईएनसी के नरमपंथी नेताओं ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखते हुए किसी भी प्रकार के संवैधानिक आंदोलन का विरोध किया। क्या ये लोग संवैधानिक आंदोलन का विरोध कर रहे थे? नहीं, विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि संवैधानिक तरीकों का सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि आईएनसी के नरमपंथी नेताओं की शुरुआत में मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के हितों में थे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आईएनसी के नरमपंथी नेताओं का शुरू में मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के हित में थे। ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना, तो पहला तो गलत हो गया। कौन से कथन सही पूछ रहा है? विरोध किया तो पहला तो गलत हो गया ना। तो देखते हैं ध्यान से। ठीक है। कह रहा है एक कथन गलत है, लेकिन दो कथन सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे है कि 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन में निम्नलिखित में से है ना, क्या दे रहा है कि किसने विदेशी धरती पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था? सभी लोग को याद है, मैडम भीकाजी कामा फहराई थी। कब फहराई थी? 1907 में फहराई थी। ठीक है, 1907 में फहराई थी मैडम भीकाजी कामा। और इनका एक फेमस पत्रिका है मदर तलवार पत्रिका। ठीक है, इसकी स्थापना भी की थी और पेरिस में एक चीज़ और की थी। ठीक है, पेरिस में वंदे मातरम पत्रिका ये निकाली थी। इसको भी ध्यान रखना है। बाकी अजीत सिंह दिया है, तो अजीत सिंह का नाम आप लोग को याद पड़ रहा है? अजीत सिंह का संबंध है ना 1907 में ये पंजाब में क्या किए थे? पंजाब में भारत है ना, भारत माता सोसाइटी की स्थापना किए थे। आपको याद रखना है। कौन? अजीत सिंह किए थे। बाकी भूपेंद्र दत्त का हम लोग बात करें तो 1906 में ये युगांतर के संपादक थे। ये उनमें से एक थे है ना, इनको हमको लग रहा है कि ये वही वाले हैं। और बाकी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, इनसे संबंधित अगर हम लोग बात करें तो बर्लिन कमेटी की स्थापना में संस्थापक में से एक थे। नेक्स्ट चलते हैं। आगे है कि मद्रास महाजन सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला जो कथन बोल रहा है कि गजुली लक्ष्मी नारायण चेट्टी सभा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, हमको तो ये गलत लग रहा है ना। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पी रंगैया नायडू को सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सही लग रहा है ना, मद्रास में हुआ था। इसका स्थापना भी 1884 में हुआ था और मद्रास महाजन सभा का। ठीक है, 1896 का रहा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में सभा को संबोधित किया। ये सही है ना, अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे थे। सही है। इसका जो गलत है, पहला वाला गलत है। ठीक है, मद्रास
महाजन सभा का स्थापना नहीं किया था, बल्कि ये गजुलू लक्ष्मी नरस चेट्टी के द्वारा मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1852 में। तो याद रखने की ये वो वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, कौन सा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहले दिया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम वाला, तो ये कब हुआ था, आपको याद पड़ रहा है, हुआ था 1878 में, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की बात करें तो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था ना। बाकी ICS की परीक्षा हेतु है ना अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष कर दिया गया था, घटा करके 19 वर्ष से 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया गया था। ये हमको लग रहा है कि इसके टाइम में किया गया था। इसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। कब किया गया था, एक सेकेंड गूगल से, याद नहीं खुल रहा है इसका, डायरेक्ट है तो। ICS परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया गया था, तो ये किया गया था लिटन के टाइम में हुआ था, ठीक है ना। इसको देखते हैं, कह रहा है कि कितने शासनकाल के दौरान हुआ था। पहले तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया और ये हो गया, मेयो के टाइम में हुआ था, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। इसका कार्यकाल का हम लोग बात करें तो 1876 से लेकर के 1880 तक था। ये हो गया और ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित नेताओं पर विचार किए। कह रहा है अलीपुर बम षड्यंत्र के दौरान औपचारिक रूप से मुकदमा चलाया गया था, न्यायालय में आरोप लगाए थे, तो किसके किसके ऊपर लगाया गया था। तो अलीपुर षड्यंत्र केस, अब आपको याद पड़ रहा है, तो अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष एक तो थे, वरिंद्र कुमार घोष थे, और एक कौन है, हाँ उल्लास कर दत्त थे, और ये बल्कि नहीं थे, ठीक है ना, ये बल्कि मुकदमा लड़े थे। मुकदमा लड़े थे अरविंद घोष और वरिंद्र कुमार घोष का चित्तरंजन दास के द्वारा लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 7 नंबर का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो सही बोल रहा है ना, सभी लोग पढ़े हुए हैं कि लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लगभग आधे प्रतिनिधि अधिवक्ता थे। ये बिल्कुल सही कह रहा है, स्पेक्ट्रम में इसके बारे में दिया हुआ है कि 72 में से, है ना, उस दिन कितने टोटल 72 सदस्य वहाँ पे जुटे हुए थे, है ना, और उसमें से 72 में से जो टोटल थे 39 थे वो वकील थे, बाकी 14 लोग जर्नलिस्ट थे, बाकी ऐसे वैसे थे सब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है, ठीक है ना। बाकी पुष्टि करता है कि नहीं करता है इसके बारे में देखना पड़ेगा। कथन 1 और कथन दोनों सही है, और ये 2 एक की व्याख्या कर रहा है, व्याख्या तो नहीं कर रहा है ना, कि इसके लिए थोड़ी लाला लाजपत राय बोले होंगे।
फिर दूसरा कह रहा है कथन 1 और दोनों सही है, लेकिन कथन 2 एक की व्याख्या नहीं कर रहा है, फिर सही होना चाहिए, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि इसे लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल इंडिया सोसाइटी का विलय करके स्थापित किया गया था। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका स्थापना जब कब किया गया था, तो 1851 में किया गया था। बिल्कुल सही बोल रहा है कि इसको है ना लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलय करके स्थापित किया गया था, सही है। दूसरा बोल रहा है कि 1875 में इसने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए ब्रिटिश संसद में एक याचिका प्रस्तुत की। ये गलत बोल रहा है, ये नहीं किया था, बल्कि है ना पूना सभा के द्वारा किया गया था, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है ना। गलत बोल रहा है, इसका जो राइट आंसर होगा केवल और केवल 1 हो जाएगा, 9 नंबर का। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे 10वां कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि 143 के अंतर्गत की गई राष्ट्रपति संदर्भ को कम से कम 5 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए, ठीक है। ये तो सही लग रहा है भाई, है ना। दूसरा कह रहा है कि यह भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है और यह इसे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना प्रयोग कर सकता है, ये गलत है ना। और नेक्स्ट बोल रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य, बिल्कुल गलत है, दोनों लोग स्वतंत्र है, बाध्य नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 होना चाहिए, केवल 1 ऑप्शन में दिया हुआ है, केवल 1 होगा। अगला कह रहा है 11 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी, बिल्कुल गलत है। 1900 ये बनी थी 1925 में बनी थी, ठीक है ना। और इससे पहले भी है ना एनी बेसेंट बनी थी, कब, 1917 में बनी थी, तो ये गलत हो जाएगा इसका। पहले सर एनी बेसेंट बन चुकी थी। फिर दूसरा बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। बदरुद्दीन तैयबजी की बात कर रहा है, तो ये सही बोल रहा है ना। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे 1886 में, ठीक है। इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में यूरोपीय समुदाय द्वारा इल्बर्ट बिल या आपराधिक प्रक्रिया संशोधन विधेयक के विरुद्ध तीव्र आंदोलन किया गया। यह विरोध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के द्वारा के विरोध में किया गया था। तो सभी लोग को याद होगा कि है ना इल्बर्ट बिल जो आया था, जो क्या बोलते हैं कि जो जज बनने की प्रक्रिया थे उसमें भारतीयों को शामिल किया गया था, और वो जो जज थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी है ना फैसला सुना सकते थे। तो मेनली उसी लिए इसका विरोध हो रहा था, अंग्रेज़ लोग विरोध कर रहे थे। इसमें दिया होगा पहला ऑप्शन दिया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, परिषद ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कह रहा वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई की अनुमति देना, हाँ ठीक है। वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेट है ना, जो भारतीय मजिस्ट्रेट थे वो लोग ब्रिटिश यूरोपीय जो व्यक्ति थे उनके ऊपर भी सुनवाई कर सकते थे, जिस वजह से लोग विरोध करने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम लोगों के ऊपर उन लोगों का चले। आगे कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि जनगण मन किसकी रचना, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के INC के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, ठीक है।
किसके द्वारा किया गया था, बाकी इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं। जैसे कि ये जो लिखने का कार्य है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे, लेकिन इसको ये प्रस्तुत कौन की थी वहाँ पे, तो प्रस्तुत करने वाली थी इनकी भतीजी सरला देवी चौधरानी। ठीक है, सरला देवी चौधरानी के द्वारा है ना वहाँ पे प्रस्तुत किया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और इसके वहाँ के बंगाल के छात्रों के द्वारा गाया जाता है। इतना ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। कह रहे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1850 का लेक्स लॉ की अधिनियम के संबंध में किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान होगा लेक्स लॉ की अधिनियम जो है ना, क्या बोलते हैं कि ये जो आया था ना, क्या धार्मिक प्रचार से संबंधित था लेक्स लॉ की, इसका कुछ और भी नाम है याद नहीं, देखते हैं। कह रहे हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना तथा उसकी संतानों को उत्तराधिकार हेतु वैध वारिस के रूप में मान्यता देना, ये गलत है ना, नहीं होगा। ब्रिटिश प्रशासन के अधीन सभी क्षेत्रों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, ये गलत है ना। अब लोग 28-29 में यहाँ लगा था, याद होगा। कह रहे यह प्रावधान करना कि भारतीय ईसाई धर्म में परिवर्तन के कारण किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, यही राइट आंसर सी होगा इसका। ठीक है ना, ये जो था कि यह प्रावधान करना कि ईसाई धर्म में परिवर्तन के कारण है ना, कोई व्यक्ति किसी परिवार का हिस्सा है, तो अगर ईसाई धर्म में परिवर्तन हो जाता था तो उसको उसके पैतृक संपत्ति से उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, उसका अधिकार को छीना नहीं जाएगा। ठीक है, तो जी इस वजह से अंग्रेज़ों ने ऐसा कानून लाया था कि ताकि लोग ईसाई धर्म में आसानी से परिवर्तन हो सकें, उसके परिवार वाले विरोध ना कर पाएँ। ठीक है ना, जिस वजह से हिंदुओं ने इसका भारी मात्रा में विरोध किया था, तो इसको ध्यान में रखना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए केंद्रित समन्वय निकाय है। आपको ध्यान रखना है कि इसका जो भारत में कार्यान्वयन करते हैं नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको नीति आयोग के योजना आयोग से नीति आयोग इसका नाम कब किया गया, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला है कि दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है वे रस्त गुप्तार के संस्थापकों में से एक थे जिसका उद्देश्य पाठकों को नागरिकों के कर्तव्यों के विषय में शिक्षित करना था। ठीक है, तो सही है ना, रस्त गुप्तार के संस्थापकों में से थे। और रस्त गुप्तार का स्थापना के बारे में हम बात करें तो याद पड़ रहा है मुझे कि 1851 में स्थापना किया गया था। और ये जो थी रस्त गुप्तार, भले ही ये नाम से फारसी टाइप का लग रहा हो, लेकिन ये गुजराती भाषा में हुई थी। ठीक है ना, तो ये याद पड़ रहा था। दूसरा बोल रहा है कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक तथा पॉवर्टी ऑफ इंडिया शीर्षक से एक शोध पत्र लिखा। तो बिल्कुल सही है, धन निकासी सिद्धांत इसी में दिए हुए थे, और पहला दूसरा तो सही हुआ। तीसरा बोल रहा है कि वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे, तो ये भी आपको सही है। ठीक है ना, 1892 में निर्वाचित हुए थे। ठीक है, इसका तीनों ऑप्शन सही है, तीनों दिया हुआ। ठीक है, 16 नंबर 16 गड्डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि 17वां के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार गवर्नर जनरल की विधायी परिषद के आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, अर्थात वे यूरोपीय और भारतीय दोनों हो सकते हैं, को क्राउन की सेवा में नहीं हो। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन कौन से लोगों को इसमें किया गया था, तो ये सर दिनकर राव को किया गया था, आप लोग को याद पड़ रहा होगा, है ना। पटियाला के महाराजा थे ना, नरेंद्र सिंह थे, और बनारस के राजा देवनारायण सिंह को, 3 को दिया हुआ, 1
1 3 4, हाँ 1 3 5 दिया हुआ ऑप्शन सी है ना। इसका राइट ऑप्शन 17 नंबर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के संदर्भ में, प्रारंभिक चरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मांगे कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की थी। ठीक है, तो औपनिवेशिक सरकार के सैन्य व्यय में कमी। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार के सैन्य व्यय में कमी, तो बिल्कुल सही है ना। ये लोग याचिका करते थे कि औपनिवेशिक सरकार के सैन्य व्यय में कमी करे और ज़्यादातर व्यय भारतीयों के हितों में करे, ऐसा कुछ ये लोग चाहते थे, मांग करते थे। फिर अस्थायी बंदोबस्त को रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों तक विस्तारित करना। ठीक है, अस्थायी वाला में ज़्यादा शोषण हो रहा था, इसलिए ये लोग चाहते थे रैयतवाड़ी को लागू किया जाए, महलवाड़ी को किया जाए। ठीक है, और नमक कर का उन्मूलन करना है ना, ये भी सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में इनको बस ध्यान रखना है ना कि ये लोग जितना भी हो सके ना कि मतलब विरोध में उतना विश्वास नहीं करते थे। अंग्रेजों का नरमपंथी जहाँ आएगा ना, देखना है कि विरोध आ गया है ना, संघर्ष आ गया, तो उन सबको हटा देना है। ये लोग संवैधानिक तरीके के मांग वाले थे, जैसे मांग में आ रहा है इसको सही होगा, वो लॉजिक के ऊपर सोचना है बस। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है कि ब्रिटिश निर्माताओं के पक्ष में अपनाई गई भेदभावपूर्ण औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने 19वीं शताब्दी के भारत के राष्ट्रीय चेतना के विकास में योगदान दिया। ठीक है, योगदान दिया। बोल रहा है कि ब्रिटिश निर्माताओं के पक्ष में अपनाई गई भेदभाव औपनिवेशिक आर्थिक नीति ने 19वीं शताब्दी में, तो ये सही होना चाहिए। ठीक है, 19 नंबर का जो पहला कथन है सही होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। ठीक है, तो आयात शुल्क में वृद्धि की गई, उससे आपका राष्ट्रीय चेतना में योगदान, विकास कुछ संबंध लग रहा है? नहीं लग रहा है। बोला कि ये हुआ था। ठीक है ना, तो संबंध में व्याख्या नहीं करेगा। देखते हैं उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि व्याख्या करता है, व्याख्या वाला को पहले ही हटा देंगे, व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ऊपर हम लोग देख लिए। दूसरा बोल रहा है कथन 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 है ना, 1 की व्याख्या नहीं करता है, तो ये सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों गलत हैं। ठीक है ना, इसका दोनों सही है, बस इसमें गलती है कि ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। कुछ वैसा दिया होता शोषण के लिए, जिससे राष्ट्रीय चेतना में योगदान हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में से कौन से कथन सही है। कह रहा है कि उपाध्यक्ष का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि पर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, राष्ट्रपति किसका तिथि निर्धारित करता है? अध्यक्ष का करता है, अध्यक्ष का तिथि निर्धारित करता है। ये गलत हो गया। फिर बोल रहा है कि भारत का संविधान उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता। ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है ना, इसमें भारत के संविधान में कोई भी समय सीमा के निर्धारित नहीं किया गया। हालांकि है ना, आर्टिकल 93 में है ना, ऐसा बोला गया कि उपाध्यक्ष का पद के लिए बोला गया कि एक उपाध्यक्ष चुना जाना चाहिए, लेकिन समय सीमा का कोई बात नहीं किया गया, तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सब फालतू बात दिया है कि उपाध्यक्ष अलग से पद की शपथ लेते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिलाई जाती है, गलत है ना। इन दोनों का ही शपथ नहीं होता है, लोग जो सदस्य के रूप में शपथ लिए होते हैं वही होता है। फिर बोल रहे हैं लोकसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। फिर वही बात है ना, बेकार सी बातें हैं।
देखिए नेक्स्ट है गदर क्या था, इसको देखते हैं हम लोग, है ना। तो गदर आप लोगों को ध्यान पड़ रहा है, बोल रहा है कि भारतीयों का एक क्रांतिकारी संगठन जिसका कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, बिल्कुल भी सही बोल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि यही पहला ऑप्शन ही सही होना चाहिए इसका। 21 नंबर का पहला ऑप्शन राइट है बिल्कुल। तो ये सैन फ्रांसिस्को में था। इनके संस्थापक हम लोग बात करें तो लाला हरदयाल थे, है ना। लाला हरदयाल ने इसका स्थापना किया था और इसका स्थापना जो किया था तो 1915 में किया था। इसको ध्यान में रखना है, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। और इससे एक है ना गदर पत्रिका भी ये लोग निकालते थे, बहुत सारी बातें। आगे ब्रिटिश भारत के इतिहास के संदर्भ में H रिस्ले और सर एंड्रयूज फ्रेजर के नाम मुख्यतः किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला बोल रहा है कि अकाल संहिता के निर्माता और समर्पित अकाल राहत कोष से संबंधित है। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा है कि पार्लियामेंट सुधारों के अंतर्गत पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत से है। और थर्ड बोल रहा है कि प्रशासनिक वर्गीकरण के लिए पहली व्यवसायिक जाति जनगणना ऐसा नहीं है। फोर्थ बोल रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन की योजना के निर्माण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है ना, बी या डी में से होना चाहिए कोई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लोग 1905 के आसपास में ही इनका नाम सुना। एक सेकंड देखते हैं 22 नंबर का, 22 का राइट आंसर, ओहो 22 का राइट आंसर है ना, ये हो जाएगा अकाल संहिता के निर्माण और ये समर्पित अकाल राहत कोष की स्थापना से संबंधित थे ये लोग। ठीक है ना, ये 1903 में, ठीक है 1903 में ये लोग हुआ किए थे, क्योंकि उसी के आसपास बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था। अकाल कोष के निर्माण से संबंधित है H रिस्ले और सर एंड्रूज फ्रेजर। इसको देखते हैं 23 नंबर कर रहा है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। जॉर्ज यूले दे रहा है, विलियम वेडरबर्न, एलन एक्टोपस ह्यूमन, हेनरी कॉटन। बोल रहा है कितने 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 INC के अधिवेशनों की अध्यक्षता चुने गए। पहले नंबर तो ये हुम का दिया है ना, तो ये व्यक्ति जो थे संस्थापक हो जाएंगे, कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, जॉर्ज यूले का नाम दिया हुआ है इसके, जॉर्ज यूले का दिया हुआ है। ये भी आपके कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बने थे। वेडरबर्न भी बने थे, एलन ये नहीं बने थे, हेनरी कॉटन बने थे। ठीक, तीनों हो जाएगा। इसके अलावा 4 व्यक्तियों का नाम आता है। ठीक है ना, चौथा जो व्यक्ति बनते हैं अल्फ्रेड वेब बना था। कब बने थे? 1894 में बने थे। ये भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूले की बात कर रहे हैं तो 1888 में बने थे इलाहाबाद में। विलियम वेडरबर्न का अगर हम लोग बात करें तो 2 बार बना था। ठीक है, विलियम वेडरबर्न एकमात्र ऐसा क्या बोलते हैं यूरोपीय व्यक्ति है तो 2 बार बना था। एक बना था 1889 में बम्बई में, और एक बना था 1910 में इलाहाबाद में। 2 बार अध्यक्ष बनता है। बाकी हेनरी कॉटन का अगर हम लोग बात करें तो हेनरी कॉटन 1904 में बम्बई में बने थे। इनको याद में रखना है। बाकी विलियम वेडरबर्न 1894 में बना था और ये बना था मद्रास में, तो इसको ध्यान में रखना है।
आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला करें 1785 वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले ये भारतीय थे। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, 1909 में हुए थे, ठीक है ना। 1909 या 12 में से कुछ शामिल हुए थे, 1909 में हमको लग रहा है कि शामिल हुए थे। फिर दूसरा बोल रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में यह प्रावधान किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाए। बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है ना। दोनों ही बात बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि 25 की संसद के प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि इसके सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरित मत द्वारा अनुमानित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार किया गया था। प्राक्कलन समिति का बोल रहा है, सही में? हाँ, प्राक्कलन समिति के बारे में बोल रहा है। मुझे तो लग रहा है गलत है ना। इसके सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं केवल, तो इसमें एकल हस्तांतरित मत का बात ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका गठन अगर प्राक्कलन का बात करेंगे तो 1950 में किया गया था। दूसरा बोल रहा है इस समिति के अध्यक्ष के रूप में केवल एक केंद्रीय मंत्री को ही नियुक्त किया जा सकता है। केवल बोल रहा है, इसमें कोई भी मंत्री शामिल नहीं होते। यहाँ पे केवल लगा दिया, कोई होता ही नहीं है, गलत हो जाएगा। दोनों ही गलत हो गया। थर्ड बोल रहा है कि यह मुख्य रूप से भारत सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच करती है। क्या बात है, विनियोग और वित्त की करती है। ये कोई मतलब ये भी गलत लग रहा है ना। लोक लेखा करती है, तीनों गलत है। तीनों का तीनों कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं। एक सेकंड रुक जाइए, देखते हैं इसका पहला सॉरी है ना, सही है। पहला ऑप्शन है जो सही है। इसके सदस्य लोकसभा से होते हैं, लेकिन एकल संक्रमणीय मत द्वारा है ना अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार ये चुने जाते हैं, होते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, पहला इसका सही है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। कर आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में दक्कन सभा है ना, दक्कन सभा किसने थे? गुरु जी किए थे, गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है, याद होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1896 में। तो इसको ध्यान में रखना है। 1896 में दक्कन सभा की स्थापना किया गया था। अगला है निम्नलिखित पर विचार करें। करें इस संगठन की स्थापना मेहता के द्वारा की गई थी। फिरोज शाह मेहता के द्वारा कि मेहता और केटी तेलंगाना बदरुद्दीन तैयब जैसे प्रमुख नेताओं के द्वारा की। इसका गठन लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति और इल्बर्ट बिल विवाद की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया। सर निम्नलिखित में से इस किस संगठन के बारे में ये सब बोल रहे हैं, इसके बारे में बताना है, ठीक। तो बम्बई एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी, 27 नंबर का। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 27। कन्फ्यूजन लग रहा है, गलत हो जाएगा खुद से ना। पहले देखते हुए चलते हैं ना। पूना सार्वजनिक सभा का बात करें, पूना सार्वजनिक सभा का 1870 में कौन स्थापना किया था? लंदन इंडियन एसोसिएशन का स्थापना का बात करें तो 1865 में ना दादा भाई नौरोजी करते हैं। दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापना किया जाता है इसका। और बाकी ये जो दिया है ना, इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। एक सेकंड देखते हैं। 27 का
इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है। इसको देखते हैं। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय आधिकारिक गोपनीयता संशोधन अधिनियम 1904 का है ना, गोपनीयता लगा दिया। ठीक है ना, गोपनीयता लगा दिया पहले ही। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय आधिकारिक गोपनीयता संशोधन अधिनियम 1904 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दिया है ब्रिटिश सरकार, ऐसा कुछ नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना था। ठीक है ना, प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना था। ये पहली बार कब आया था गोपनीयता अधिनियम? तो ये 1889 में आया था। ठीक, फर्स्ट टाइम आया था, संशोधन हुआ था 1904 में। फिर बोल रहा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के संदर्भ में 1902 में स्थापित डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो डॉन सोसाइटी की स्थापना किए थे सतीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, देखिए सोसाइटी बोलेगा तो 1902 में स्थापना की थी। ठीक है ना, वैसे पत्रिका बोलेगा डॉन पत्रिका 1897 में यही निकाले थे। आगे है भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के करंट से क्वेश्चन है। ठीक, ऊर्जा के लिए सतत दोहरा और विकास शांति विधेयक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यह भारत के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सीमित निजी भागीदारी की अनुमति देता है। ये सही लग रहा है ना। दूसरा बोल रहा है परमाणु संयंत्र संचालन पर 1000 करोड़ रुपए की असीमित देयता का प्रावधान करता है जो रिएक्टर की क्षमता से स्वतंत्र है। ये गलत है ना, 3000 करता है, 3000 करोड़ रुपए की असीमित देयता का प्रावधान करता है। और बोल रहा है थर्ड, यह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। मुझे लग रहा है 1 और 3 होना चाहिए। सी देखते हैं, 30 का सी है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो सब लोग जानते हैं किंग जॉर्ज पंचम द्वारा क्या बोलते हैं 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद ये समाप्त कर दिए गए बंगाल विभाजन को। नेक्स्ट बोल रहा है कि कार्लाइन सर्कुलर, देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। कार्लाइन सर्कुलर भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जारी किया गया यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्देश था। कार्लाइन सर्कुलर का प्रथम उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य इसका क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था ना, देखिए बता रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों को राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने से रोकना था, इसका उद्देश्य था। ठीक है, टेस्ट नंबर 7 में भी हमको लग रहा है कि था 32 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों को राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेने से रोकना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1908 की बर्रा डकैती राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु की गई एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कार्रवाई थी जिसका संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसका पुलिन सही बोल रहे हैं, लग तो रहा है। हाँ, पुलिन बिहारी दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, बर्रा डकैती का नेतृत्व कर रहे हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में
कलकत्ता में स्थापित भारतीय संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला बोल रहा है कि 1876 में सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ कलकत्ता में भारतीय संघ की स्थापना किया। ठीक है, पहला बोल रहा है ऐसा। दूसरा बोल रहा है कि इसका उद्देश्य हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देना था। मुझे सही लग रहा है दोनों। बोल रहा तीसरा, इसने सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा में वृद्धि का विरोध किया था। गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। वृद्धि का विरोध नहीं किए थे, बल्कि कमी हुआ था ना, कमी का विरोध किए थे। ये 1877 का बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है 35 नंबर के, भारत में भारतीय स्वतंत्रता समिति के नाम से ज्ञात बर्लिन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कर है कि इसका गठन जर्मन विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में बर्लिन में रहने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा किया गया था। पहले तो बताइए कि बर्लिन समिति का गठन कब किया गया था। बर्लिन का किया गया था, याद पड़ रहा है। बर्लिन का किया गया था 1900 में था, 1917 में किया गया था। बर्लिन समिति का गठन किया गया था। पहला तो कथन सही लग रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीय प्रवासियों को भारत में स्वयंसेवक और हथियार भेजने के लिए प्रेरित करना था, ताकि भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह को भड़काया जा सके। तो ये भी सही लग रहा है ना, क्रांतिकारी समिति थी, सही है। बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं। कर रहे 36 नंबर क्वेश्चन के, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले संबंधित नेताओं पर विचार करना है। करे कौन से सुमेलित हैं। पंजाब में करे लाला लाजपत राय, स्वदेशी। ठीक है, दिल्ली में लियाकत बोल रहा है, लियाकत नहीं थी, क्या बोलते हैं उनका नाम, ये मुस्लिम था, सैयद रजा थे, लियाकत नहीं थे। लियाकत किससे संबंधित है, याद पड़ रहा है। स्वदेशी आंदोलन क्या बोलते हैं, पटना में किए थे। लियाकत हुसैन। मद्रास में बोल रहा है कि यो चिदम्बरम, मद्रास में चिदम्बरम का नाम दे रहा है, ठीक होगा ना। मद्रास में चिदम्बरम थी। ठीक है, बी होना चाहिए इसका, केवल 2, थर्ड वाला गलत है ना। समिति का स्थापना किए थे स्वदेशी संगम, इसके स्थापना किए थे मद्रास में। ठीक है, और मद्रास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का भी स्थापना किए थे। छोड़िए, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। 37 कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विदेशों में भारतीय राष्ट्रवादियों की क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किसके साथ सर्वाधिक संबंधित है, किससे। तो गदर पार्टी से होना चाहिए। ठीक है, राइट है। 1913 में स्थापना किया गया था। कहाँ पे किया गया था, अभी पढ़ के आए थे हम लोग। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे हैं 38 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कह रहे कौन से कार्यक्रम हुआ था, संबंधित था।
गलत। रास बिहारी थोड़ी थे, मजूमदार थे। पहला गलत हो जाएगा। 21वें अधिवेशन में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग कार्यक्रम के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी दी। गलत हो जाएगा, पहले ही स्थापना हो चुका था। थर्ड बोल रहा है कि इस अधिवेशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर नरमपंथी और उग्रवादियों को पुनर्चिन्हित किया। हाँ, फिर से लोग मिलाने का कार्य किए थे। तो इसका राइट आंसर ओनली थर्ड हो जाएगा, बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के बीच क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गतिविधियों के प्रारंभिक चरण में उपनिवेशवाद विरोधी विचारों को फैलाने और भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से कई समाचार पत्र शुरू किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से भारतीय क्रांतिकारी पत्रिका फ्री हिंदुस्तान, इसके फ्री हिंदुस्तान के थे तारकनाथ दास था, मुझे लग तो रहा, हाँ इन्होंने ही शुरू किया था। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, तारकनाथ दास हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन भारत में नागरिक पंजीकरण के विषय में सही नहीं है। ठीक है, 21 दिन वाला तो ये तो सही है। 7वीं नहीं है, समवर्ती सूची में है। ये समवर्ती सूची का विषय यहाँ पे 7वीं अनुसूची दे रहा है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यही वाला गलत है, पहचाना था गलत। ठीक है। कामागाटा मारू क्या है, घटना है एक, है ना, गुरुदत्त, याद पड़ रहा होगा। ठीक है ना, कामागाटो मारू के बारे में। ठीक है, एक शिप था। ठीक है, इसका निर्माण स्कॉटलैंड में किया गया था 1890 में। ठीक है ना, इसका कामागाटो मारू नाम क्यों पड़ा था शिप का, तो इसके जो संस्थापक थे उनमें से एक का नाम कामागाटा मारू था। ठीक है, इस वजह से इसका नाम पड़ा था कामागाटा मारू। इस पर टोटल है ना पंजाब के सिख लोग है ना 327 सिख सवार थे। और ये घटना होता है 1914 में, 1914 का घटना होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ना, कनाडा की यात्रा के लिए एक नौसैनिक जहाज़ था, वैंकूवर में जा कर के रुका था, लेकिन वहाँ पे उतरने नहीं दिया जाता है, वहाँ से जहाज़ को वापस लौटा दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे है, लोकमान्य तिलक ने इंडियन होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। मुंबई बोल रहा है, गलत है, मुंबई का क्षेत्र है तो इसके में था ही नहीं, तो कैसे मुंबई हो जाएगा। ठीक है, पहला ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि लीग ने भाषाई राज्यों के गठन और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की मांग की। बिजोड़ लग रहा है, सही है। थर्ड बोल रहा है कि इसने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। पूर्ण स्वतंत्रता कब से आता है, 1929 से आता है। इसको गलत हम लोग ठहरा सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर केवल दो है, हाँ है, केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए। स्थापना की बात करें तो स्थापना ये अप्रैल के टाइम में किया था, अप्रैल 1916 में। इसका पहला अधिवेशन मद्रास में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट मद्रास में बोल रहे हैं, बेलगाम में किया गया था। बेलगाम में किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहास, भारतीय इतिहास में 7 अगस्त 1905 क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों महत्व था इसका, तो बहुत क्लोज दिया है ऑप्शन। बंगाल के विभाजन की घोषणा, गलत हो जाएगा, है ना। बंगाल का विभाजन औपचारिक रूप से पूर्ण, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हो जाएगा। ठीक है ना, इसका औपचारिक घोषणा किया गया था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक सभा आयोजित की गई थी उसके द्वारा। आगे है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, बोल रहे हैं इसके संदर्भ में कि इसकी अध्यक्षता नौरोजी के द्वारा की गई थी, तो सही बोल रहा है ना।
स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया, गलत बात है, ठीक है। फिर बोल रहा है थर्ड वाला कि इस अधिवेशन ने बंगाल के बाहर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के विस्तार के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। तो बंगाल के बाहर बोल रहा है, बंगाल के अंदर हुआ था, बंगाल में बोला गया था, गलत हो जाएगा, गलत लग रहा है मुझे, तो गलत लग रहा है। फोर्थ बोल रहा है कि इस अधिवेशन में देश भर में विधान परिषदों और न्यायालयों के चुनाव के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। ये सही बोल रहा है। 1 और 4 1 4 है क्या? नहीं है। वन टू फोर दे रहा है, 1 सेकेंड, इसका 44 का इसका भी गलत दे रहा है, 44 नंबर का सी है, केवल 1 और 2 गलत, इसका 1 और 2 है, ठीक है, ये भी गलत है। स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया, ठीक है। फोर्थ वाला गलत बता रहा है कि इस अधिवेशन में देश भर में विधान परिषदों और न्यायालयों के चुनावों के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग ICI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति। ऐसा नहीं होता है, ये भी वो क्यों आंतरिक चुनाव करेगा, फिर बोल रहा है ये भी गलत लग रहा है। पहले नंबर तो ये जो है 1951 के अंतर्गत है ना, तो इसके तहत है ना पंजीकरण को रद्द किया ही नहीं जाता है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, यही गलत है, कोई भी नहीं होगा। 1 सेकेंड, इसका राइट आंसर डी है, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। परिच्छेद दिया हुआ है ना, आइए इसको सोल्व करना सीखते हैं बिना पढ़े। कह रहा जनसांख्यिकी के लाभांश का प्रभाव शुरू होने पर किसी देश के निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अनिवार्य रूप से घटती हैं, ठीक है। बोल रहा है जनसांख्यिकी लाभांश का प्रभाव शुरू होने पर किसी देश में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अनिवार्य रूप से शुरू होगी। तो पहला पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है कि निरक्षर लोगों की संख्या घटेगी, ठीक है, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। फिर दूसरा बोल रहा है कि बहुत वृद्ध और बहुत युवा लोगों का अनुपात कुछ समय के लिए घटेगा, ये सही हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड बोल रहा है कि जनसंख्या की वृद्धि दर शीघ्र ही स्थिर हो जाएगी। शीघ्र स्थिर क्यों हो जाएगी? यहाँ पे बोल तो रहा है कि अनुपात कुछ समय के लिए घटेगा फिर बढ़ेगा, स्थिर क्यों होगा? गलत, केवल इसका 2 है, ठीक है। जनसांख्यिकीय लाभांश मूलतः कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। युवा और वृद्ध लोगों का सापेक्ष अनुपात कुछ समय के लिए घटता रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहला वाला घटता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे साफ बोल दिया निरक्षर लोगों की संख्या, निरक्षर को बातें नहीं कर रहा है। जनसंख्या वृद्धि दर शीघ्र ही स्थिर हो जाएगा, ये भी ऑप्शन इसका बी सही होगा। बिना पढ़े इसे पैसे सोल्व हो सकता है। फिर बोल रहा है कि परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला बोल रहा है जनसंख्यिकीय लाभांश किसी देश के लिए उसकी आर्थिक वृद्धि दर को तीव्र से बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य शीर्ष है। जनसांख्यिकीय लाभांश
आर्थिक विकास दर को कैसे बढ़ा देगा? अगर जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी तो गलत बात है। फिर बोल रहा है किसी देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन एक अनिवार्य शर्त है। ऐसा जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है सर, दोनों ही गलत हो जाएगा इसका। बाकी मैथ दिया हुआ है कुछ है ना, आप लोग इसका सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।